और ready to make audit easy. तो आज हम स्टार्ट करने वाले इन दिस पर्टिकुलर पार्ट द ऑडिट प्रोसीजर रेस्पॉन्सिव टू assess the risk of material misstatement due to fraud at assertion level. Which level? Assertion level. पिछले पार्ट में हमने देखा था अबाउट द audit procedure responsive to assess risk of material misstatement due to fraud at overall level. क्या देखा था हमने? overall. Now we are beginning with the assertion level. अपना टॉपिक क्या चल रहा है? एसिड 240. एसिड 240 में हम ये देख चुके थे कि एफएफआर क्या होता है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट होते हैं, क्या होगा एफएफआर में तीन चीजें, अपॉर्चुनिटी, इंसेंटिव, प्रेशर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने उसके एग्जाम्पल्स लिए थे न्यूमेरिकल भर भर के, एंड उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि चलो ठीक है फ्रॉड हो गया, सस्पिशियस फ्रॉड है वो भी देख लिया, अब उसको एड्रेस कैसे करना है, ठीक है। एड्रेस करते हुए हमने ओवरऑल तो देख ही लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द असर्शन लेवल। सबसे पहले मैम आप असर्शन लेवल बोल रहे हो, असर्शन लेवल होता क्या है? ओवरऑल तो हमें फिर भी समझ आ गया, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, बट असर्शन लेवल, असर्शन लेवल का मतलब होता है आइटम बाय आइटम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरियाज, जैसे रिवेन्यू हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, एक्सपेंस में भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, रेंटल एक्सपेंसेस हो गए, टैक्स एक्सपेंसेस हो गए, राइट। फिर उसके बाद आपके पास बैलेंस शीट आ जाती है जिसमें कि आपके एसेट्स हो गई, डेटर्स हो गए, लायबिलिटीज हो गई। देन उसके बाद आपकी आ जाती है नोट्स टू अकाउंट। तो हमें हर एक चीज का यहाँ पे क्या रखना, सॉरी नोट्स टू अकाउंट डिस्क्लोजर, क्या आ जाते हैं डिस्क्लोजर। तो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक ऑफिशियली, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगी ऑन व्हाट इज असर्शंस। व्हाट इज असर्शन? असर्शंस बेसिकली मीन मैनेजमेंट असर्ट कर रही है, मैनेजमेंट ये बोल रही है कि हमने इस तरीके से किया है, इस वजह से किया है, ये लॉजिक था, ये रेफरेंस थे। वी आर असर्टिंग, मैनेजमेंट इज असर्टिंग, ठीक है। तो हम पहले इसको नोट से पढ़ते हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स रेस्पॉन्सिव टू असेस द रोम ड्यू टू फ्रॉड एट द असर्शन लेवल। इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं सबसे पहले हम कि असर्शन होती क्या है। इट मीन्स रिस्क दैट अ पर्टिकुलर असर्शन ऑफ अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कोई ट्रांजेक्शन अक्कर हुई है, या फिर अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मेनली वी रिफ्लेक्ट इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देन उसके बाद अकाउंट बैलेंसेस, एंड देन उसके बाद अपना आ गया डिस्क्लोजर्स। क्या आ गया? डिस्क्लोजर्स। तो बेसिकली असर्शंस में हम देखते हैं एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। बैलेंस शीट के केस में एग्जिस्टेंस होता है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के केस में एग्जिस्टेंस की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? अकरेंस आ जाएगा। बैलेंस शीट के केस में हमारे पास होती है एक्यूरेसी। प्रॉफिट एंड लॉस के केस में क्या आ जाएगा? मेजरमेंट। क्या आ जाएगा? मेजरमेंट, राइट। तो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन यानी पीएल के आइटम्स की बात कर रहे हैं हम। अकाउंट बैलेंसेस यानी कि एंडिंग बैलेंस किस चीज का होता है? ऑब्वियसली बैलेंस शीट आइटम्स का ही होता है। देन उसके बाद डिस्क्लोजर, वो मेरे पीएल के भी हो सकते हैं, वो बैलेंस शीट के भी हो सकते हैं, इसीलिए जो डिस्क्लोजर है उसमें अकरेंस, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, राइट एंड एप्लीकेशन, पी एंड डी, ये सब आ जाता है। अगेन इसके प्रॉपर एग्जाम्पल्स मैंने समझाए हुए हैं अपनी एक पर्टिकुलर वीडियो में, मुझे भी अभी याद नहीं है किसमें, बट मैं ढूंढ के उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे कि आपका एग्जिस्टेंस क्या होता है, अकरेंस क्या होता है, कंप्लीटनेस क्या होता है, असर्शन की सारी चीजें आपको वहां पे क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली मुझे बस एक आइडिया देना था कि असर्शन का मतलब क्या होता है, कि इट मीन्स रिस्क दैट अ पर्टिकुलर असर्शन ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी पीएल में जितना भी हमने आइटम्स रिकॉर्ड किया उसमें क्या रिस्क हो सकता है कि एक्चुअली वो जो ट्रांजेक्शन वो अक्कर हुई भी थी या नहीं हुई थी। बैलेंस शीट में एग्जिस्टेंस, पीपीई दिखाई हुई है मैंने, क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हुई है या नहीं। डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं, राइट एंड ऑब्लिगेशन, एसेट एंड लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक रिस्क टू स्पेसिफिक असर्शंस, पीएल की अलग असर्शंस है मेरे पास, अकाउंट बैलेंस की अलग है, डिस्क्लोजर की अलग है। डिस्क्लोजर का बेसिकली इन दोनों का क्या है, मिक्स है। एग्जाम्पल वाइज मैंने आपको ये एक वीडियो में समझाया हुआ है, जब मैंने रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट के बारे में समझाया था, तो मैं वो वीडियो ढूंढ के आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में लगा दूंगी।
बेसिकली आपको मोटा मोटा आइडिया आ गया होगा कि असर्शन किस किस लेवल पे होते हैं, पीएल, बैलेंस शीट एंड डिस्क्लोजर्स, राइट। अब बात करते हैं असर्शन, व्हाट द कंपनी इज क्लेमिंग। असर्शन का मतलब क्या होता है, कंपनी क्या बोल रही है। रोम एट असर्शन लेवल, रिस्क क्या है, विच स्पेसिफिक क्लेम माइट बी रोम। मैनेजमेंट ने जो कहा, जितना बोला, जितना रिकॉर्ड किया, उसमें से गलत क्या क्या हो सकता है, इसको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एट असर्शन लेवल। इंस्टेड ऑफ सेइंग रिवेन्यू में भी रॉन्ग, हम ये नहीं बोलेंगे कि रिवेन्यू गलत है, हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू क्या हो सकता है, ओवर स्टेटेड। ओवर स्टेटेड का मतलब अकरेंस इशू, यानी कि वो ओवर स्टेट कर रखा है, फेक सेल्स दिखा रखी है, वो तो कभी एक्चुअल में हुई ही नहीं थी। या फिर इज रिवेन्यू मिसिंग, क्या रिवेन्यू मिसिंग है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होगी, कुछ ट्रांजेक्शन, कुछ वाउचर्स, कुछ इनवॉइसेस हो गए जो मैंने इस साल रिकॉर्ड नहीं किए थे बट करने चाहिए थे, तो वहां पे मैंने अधूरा रिवेन्यू रिकॉर्ड किया, दैट इज कंप्लीटनेस का इशू हो गया। इज रिकॉर्डेड रिवेन्यू एट रॉन्ग अमाउंट, जो मैंने रिवेन्यू रिकॉर्ड किया है, मेरे को करना चाहिए था 8 लाख का, मैंने कितने का कर था, 10 का, तो यहाँ पे एक्यूरेसी क्या हो गई, हैम्पर हो गई, एक्यूरेसी भी यहाँ नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेइंग अ वेग सेंटेंस कि रिवेन्यू में भी रॉन्ग, हम क्या बोलेंगे, असर्शन वाइज वर्डिंग्स में लेके आएंगे उसको, राइट। तो बात करते हैं एट असर्शन लेवल, ऑडिटर डजंट जस्ट थिंक ब्रॉडली, ही डिजाइन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स फॉर स्पेसिफिक अकाउंट, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स लेता है स्पेसिफिक अकाउंट के लिए। फोकस मेनली जितना भी अपना इंडस्ट्री होती है, कुछ भी है, एफएमसीजी हो गई, सर्विस इंडस्ट्री हो गई, एफएमसीजी में इन्वेंट्री ज़्यादा रहेगी, सर्विस में आईटी इक्विपमेंट्स रहेंगे, वो भी इंटेंजिबल वाले। लेकिन एक रेवेन्यू एक ऐसा आइटम है जो कि हर एक टाइप की इंडस्ट्री में रहने ही वाला है। एस्टिमेट्स ऐसे आइटम्स है जो कि रहेंगे रहेंगे, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट की वहाँ पे क्या लगती है, जजमेंट लगती है। लायबिलिटी रहेगी ही रहेगी। इन्वेंट्री बस मैन्युफैक्चरिंग के केस में हो सकती है, एफएमसीजी वालों के केस में हो सकती है, राइट। तो ऑडिटर क्या करता है, आइटम वाइज आइटम फोकस करता है। अगेन मैंने यही बताया था ना, पीएल वाला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे रिवेन्यू हो जाएगा, इन्वेंट्री अपनी बैलेंस शीट की आइटम हो जाएगी, एस्टिमेट अपना अगेन पीएल का हो जाएगा, लायबिलिटी अपनी बैलेंस शीट की हो जाएगी, और इनके रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, राइट। तो ऑडिटर मेनली फोकस ऑन आइटम ऑफ द बैलेंस शीट, आइटम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द डिस्क्लोजर, दैट इज रिवेन्यू हो सकता है मेरा, इन्वेंट्री हो सकती है, फिर उसके बाद एस्टिमेट्स हो गए, लायबिलिटीज हो गई। चेंज इन नेचर का क्या मतलब है, चेंज इन नेचर का मतलब क्वालिटी एविडेंसेस, मेरे को क्या करना है, एविडेंसेस की क्वालिटी बढ़ानी है, और ये मैं आपको पिछले लेक्चर में ही बता चुकी हूँ कि क्वालिटी कैसे बढ़ाते हैं हम एविडेंसेस की। एक होता है मेरे पास आईपीई, आईपीई का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी, क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी। मेरे को सिर्फ और सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे डॉक्यूमेंट को अपना एविडेंस का हिस्सा नहीं बनाना है जो कि मैनेजमेंट ने मेरे को दिया था, मेरे को ऐसे भी एविडेंसेस चाहिए कि जो मैं थर्ड पार्टी से ले सकूं, थर्ड पार्टी एश्योरेंस, थर्ड पार्टी रिलायबल ऑथेंटिक पार्टी से ले सकूं, कि वो फेक ना, थर्ड पार्टी भी फेक हो सकती है। ये चीज हम कहाँ पे पढ़ेंगे, ऐसे 500 सीरीज में पढ़ने वाले हैं, खासकर 505 में जहाँ पे हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात करेंगे। तो चेंज इन नेचर क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एविडेंसेस मेरे को क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, एक्सटर्नल हो गए, फिजिकल हो गए, एनालिटिकल हो गए, राइट, एक्सटर्नल, फिजिकल, एनालिटिकल। रिवेन्यू मैनिपुलेशन हो सकती है, तो इस केस में क्या होगा, मैनेजमेंट अंडर प्रेशर टू शो दी प्रॉफिट। रिवेन्यू मैनिपुलेशन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो मैनेजमेंट प्रेशर में है कि उसको प्रॉफिट दिखाना है, तो प्रॉफिट दिखाने का एक जरिया तो है मैं अपनी इनकम बढ़ा लूँ, खर्चे घटा लूँ। तो मैनेजमेंट ने वही किया, क्या किया, रिवेन्यू को बढ़ा लिया, मैनेजमेंट अंडर प्रेशर टू शो दी प्रॉफिट। रिस्क क्या रहेगा फिर मेरे पास, सेल्स रिकॉर्डेड बिफोर डिलीवरी, फेक अग्रीमेंट्स। सेल्स रिकॉर्डेड बिफोर डिलीवरी, जैसे वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इनवॉइस तो मार्च में रेज हो गया था, बट डिलीवरी जो है वो अप्रैल में हुई है, तो बेसिकली अप्रैल में रिकॉर्ड करना चाहिए, बट मैंने कब कर दिया उसको, एडवांस कर दिया, एडवांसिंग ऑफ द रेवेन्यू कर दिया, डिलीवरी को नहीं देखा मैंने, इनवॉइस को देखा और रेवेन्यू को क्या कर दिया, बुक कर दिया। फिर उसके बाद है ऑडिटर रेस्पॉन्स, ये तो था कि मैनिपुलेशन हुआ है। अब इसके केस में ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर क्या रिस्पॉन्स लेगा, रेस्पॉन्सिव ऑडिट प्रोसीजर्स, हमारा आगे टॉपिक क्या चलता है, रेस्पॉन्सिव ऑडिट प्रोसीजर। तुम बोलते हो ना कि मैडम कंक्लूजन में वो अलग अलग वर्ड उठा के ले आते हैं, डिलीवरी चला चला लेके आ जाते हैं, रिटर्न पॉलिसी पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं,
तो वो सब यहाँ से आता है। तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारा माइंड भी चलेगा और तुम अपने आप से कंक्लूजन को लिख सकते हो। कंक्लूजन इज नॉट जस्ट कि हाँ, हमने ऊपर प्रोविजन लिख दिया, कौन सा टीए था उसको केस से एनालाइज कर दिया और फिर बोल रहे हैं कि एज डिस्कस्ड अबव एज प्रोविजन एज पर द प्रोविजन एंड द कॉन्सेप्ट वी कंक्लूड दैट। नहीं, आपको बीइंग अ ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स भी लिखने पड़ेंगे, तभी आपका आंसर क्या रहेगा, क्वालिटी आंसर रहेगा, राइट। ऑडिटर रेस्पॉन्स, नेचर चेंज कैसे होगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेगा, क्या करेगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। और नॉट जस्ट बैलेंस, मान लो रिवेन्यू जो सेल्स है वो क्रेडिट पे हुई थी 10 लाख की, राइट। तो जो 10 लाख है ना, वो डेटर से कंफर्म करने गया, उसने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा, वो हम ऐसे 505 में बात करेंगे। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा, उसमें जस्ट ये नहीं लिखा है कि एबीसी कंपनी के पास, एबीसी कंपनी को आपको 10 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं लिखा। उसमें ये लिखा है आपको 10 लाख देने हैं और इस 10 लाख में डिलीवरी नोट डेट ये थी, रिटर्न पॉलिसी ये थी, और आप पेमेंट इस टाइम पे करोगे। मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ बैलेंस कंफर्मेशन नहीं लेना, आपने डिटेल्ड कंफर्मेशन लेना है। क्या करना है, डिटेल्ड कंफर्मेशन लेना है। नेचर चेंज कर दिया आपने, तो चेक करेंगे हम, मतलब कंफर्मेशन में सिर्फ नॉट जस्ट बैलेंस, हम क्या और अपनी तरफ से भी चेक करेंगे, डिलीवरी डेट चेक करेंगे, रिटर्न पॉलिसी क्या है, और टॉक टू दी सेल्स टीम, और सेल्स टीम से भी हम बात करेंगे, राइट। देन उसके बाद यूज ऑफ कैट्स एंड फिजिकल वेरिफिकेशन। कैट्स क्या होती है अपने पास, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। अब कोई मैनुअल ऑडिट नहीं करता है, मतलब करते हैं बट अभी एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर हम विद द कैट असिस्टेड टेक्निक्स ही करते हैं। तो यूज ऑफ कैट एंड फिजिकल वेरिफिकेशन स्पेशली फॉर द लार्ज डेटा एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, जहाँ पे अब जैसा अपना नेचर ऑफ बिजनेस होगा, मैनुअल होगा तो आप मैनुअल ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे होगे। एंड आज के केस में इतना ज्यादा तो मैनुअल किसी का नहीं होता, सबके आईटी सिस्टम्स होते हैं, तो हम कैट बेसिस पे ही करते हैं। तो एक्सपेशली for large data electronic transactions, example company has 50,000 transactions, वो भी पर डे की जो ट्रांजेक्शन है वो 50,000 है। तो ऑडिटर यूज सॉफ्टवेयर टू फाइंड, ऑडिटर ने यूज किया सॉफ्टवेयर को, एंट्री पास ऑन संडे। इवन मैं तुम्हें बताऊं हम क्या करते थे, हम थोड़े ना एक्सेल को ही ज्यादा यूज करते थे। हम एक्सेल एक्सेल के फॉर्मूले लगाते थे, उसमें मतलब एक फॉर्मूला होता था जिसमें हम लिखते थे कि इस पर्टिकुलर डेट पे कौन सा डे था, तो वो हमें डे बता देता था। फिर हम डे को फिल्टर फॉर्मूला लगा के फिर उसको फिल्टर करते थे संडे और सैटरडे। इस तरीके से कर करके हम एनालाइज करते थे, और यही चीज आपको सॉफ्टवेयर करके दे देगा विदाउट पहले कि आपको फॉर्मूला लगाना पड़े फिर आप फिल्टर करोगे, नहीं, सिस्टम आपको ऑटोमेटिक जनरेट करके दे देगा। तो ऑडिटर यूज सॉफ्टवेयर टू फाइंड एंट्रीज पास ऑन संडे एंड राउंड फिगर। राउंड फिगर का मतलब पीछे 3 0 4 0। इसका भी होता है कि एक्सेल में हम क्या करते थे, 000 टाइप करके एस्ट्रिक का मार्क कर देते थे। जैसे अगर आपने लैपटॉप की पे की देखी है, 8 जो न्यूमेरिकल होता है उसके ऊपर स्टार मार्क होता है, उसको एस्ट्रिक बोलते हैं। तो 000 के बाद एस्ट्रिक का मतलब होता है ऐसी फिगर्स चाहिए मुझे जिसके लास्ट में 3 0 आ रही है। तो इस तरीके से हम फिल्टर मारते थे। तो ऐसा होता था, एक्सेल का बता रही हूँ मैं तुम्हें। और ये चीज अब आपको क्या करके दे रहा है, सॉफ्टवेयर करके दे रहा है आपको, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे 1 CR ट्रांजेक्शन फ्लैग हुई जो कि क्या थी, सस्पिशियस थी। तो यहाँ पे बजाय कि मैं उस चीज को मैनुअल कर रही थी, मेरे पास लार्ज ट्रांजेक्शन थी, उस चीज को सॉफ्टवेयर ने मेरे को करके दे दिया, और वहां से मुझे 1 CR अमाउंट की जो ट्रांजेक्शन है वो फ्लैग हो गई कि ये क्या है, सस्पिशियस, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड ऑडिट टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद है चेंज इन टाइमिंग। चेंज इन टाइमिंग, अगेन ऑडिटर डिसाइड वेयर टू ऑडिट, सॉरी व्हेन टू ऑडिट, कब उसको ऑडिट करना है। ईयर एंड मैनिपुलेशन होती है, तो अगेन वही मार्च वाला एग्जांपल ले रहे हैं हमने। हमने मार्च वाला एग्जांपल लिया कि जैन से फैब तक तो 4 करोड़ की सेल थी, मार्च में 5 CR की हो गई, ठीक है। अब देखा जाए तो 1 CR का हायर गया है, बट यहाँ हमने क्या देखा कि एकदम से एक ही महीने में 2 महीने की सेल्स मेरी 4 CR है, और एकदम से 2 महीने की भी क्या है, ये क्यूमुलेटिव मैंने लिखा है। तो क्या होगा, 6 महीने की सेल्स मान लो ये
4 CR है, जनवरी मत देखो, ठीक है, 6 मंथ का सेल मान लो 4 CR है, और मार्च में एकदम से 1 CR का हाइक होके वो 5 CR हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, अनयूजुअल स्पाइक है। हमें ये पता चला एनालाइज करके कि यहाँ पे 1.5 CR का फेक इनवॉइसेज है, अनयूजुअल स्पाइक है। इंटरिम मैनिपुलेशन क्या होती है, फ्रॉड में स्टार्ट अर्लियर। फ्रॉड क्या है, पहले भी स्टार्ट हो सकता है, ये तो हमने ईयर एंड मैनिपुलेशन की बात की थी, बट जिसको फ्रॉड करना है वो तो किसी भी टाइम कर सकता है, राइट। जिसको धोखा देना है वो किसी भी टाइम दे सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक पर्टिकुलर डे ही होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरिम मैनिपुलेशन फ्रॉड में स्टार्ट अर्लियर। फ्रॉड अर्लियर भी स्टार्ट हो सकता है। ऑडिटर टेस्ट एंटायर ईयर, नॉट जस्ट ईयर एंड। सिर्फ और सिर्फ ईयर एंड चेक नहीं करना है, एंटायर ईयर को वो चेक करे। जो प्रोसीजर वो मार्च पे लगा रहा है वो क्वार्टरली लगा ले उसको, या किसी डिसाइडेड मंथ्स पे लगा ले, क्योंकि हमें पता है ना प्रेडिक्टेबल नहीं रखना है। अगर हम कोई मंथ ही डिसाइड कर लेंगे, रैंडम नहीं चेक करेंगे, तो भी पैटर्न पता चल जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है। फिर उसके बाद है चेंज इन एक्सटेंट। एक्सटेंट यानी कि क्वांटिटी होती है। क्या होती है क्वांटिटी, तो सैंपल साइज को मैं इंक्रीज करूंगी, टेस्टिंग को डीप में करूंगी, यानी कि जो मेरा इन्वॉइसेस है परचेज सेल के, खाली मैं इन्वॉइस नहीं देखूंगी, गुड्स डिस्पैच नोट भी देखूंगी, डेट भी देखूंगी, ठीक है। आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी भी देखूंगी, जीएसटी रिटर्न से चेक करूंगी कि जितना कंपनी ने सेल्स रिपोर्ट किया है क्या उतना ही है क्या, जीएसटी रिटर्न में भी। तो टोटल इनवॉइस 10,000 के थे। नॉर्मली हम क्या करते थे, 50 सैंपल लेते थे, बट फ्रॉड रिस्क हमें लग रहा है कि होगा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 200 और फुल डेटा चेक कर रहे हैं। फुल डेटा तो खैर नहीं पॉसिबल है, 200 चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या निकला इसका, 80 लाख फेक एंट्रीज डिटेक्टेड। मतलब जहाँ पे हमें लगेगा कि फ्रॉड रिस्क ज्यादा है, तो वहां हम क्या करने वाले हैं, अपने एक्सटेंट को, क्वांटिटी, क्वांटम ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, क्वांटम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सैंपल्स हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, राइट। फिर इन्वेंट्री फ्रॉड। इन्वेंट्री फ्रॉड में अगेन हमारे पास वही सरप्राइज चेक टू दी लोकेशन, वो वाला एग्जांपल है। आई थिंक ये तो मुझे रिपीट करने का दरकार नहीं है। इफ फ्रॉड रिस्क इज इन इन्वेंट्री, तो क्या होगा, ऑडिटर रिव्यू द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, आइडेंटिफाइज रिस्की लोकेशंस एंड परफॉर्म सरप्राइज चेक। इन्वेंट्री के रिकॉर्ड को रिव्यू करेगा और इसकी लोकेशंस को वो आइडेंटिफाई करेगा, यानी कि मान लो कुछ ऐसी लोकेशंस है जो कि बहुत रिमोट है, वहां पे मैनेजमेंट भी सुपरविजन के लिए नहीं जा पाती है ज्यादा, तो ऐसी लोकेशंस पे वो जाना प्रेफर करेगा, सरप्राइज चेक लेके आएगा, राइट। तो यहाँ पे आई थिंक हमारा ये वाला टॉपिक भी हो जाता है खत्म, और इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं अब टैक्स से, जैसा कि हम हमेशा हमारे हर एक लेक्चर में पढ़ते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, एस्टिमेट्स आ जाएंगे, राइट। तो पढ़ते हैं। Audit procedure responsive to assess risk of material misstatement due to fraud at assertion level. Assertion level मतलब PL का अलग items, balance sheet का अलग item and related disclosure to both. The auditor response to address the assessed risk of material misstatement due to fraud at assertion level may include changing the nature, timing and extent of the audit procedure in following ways. किस तरीके से वो चेंज कर सकता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को। The nature of the audit procedure to be performed may need to change to obtain the audit evidence that is more reliable and relevant, or to obtain additional corroborative information जैसे कि third party confirmation. This may affect both type of audit procedure to be performed and their combination. For example, physical observation or inspection of certain asset may become more important, or the auditor may choose to use the computer assisted audit techniques, जो कि मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ। Together, more evidence is about data contained in significant account or electronic transaction files. The auditor may design procedure to obtain additional corroborative information. For example, if auditor identifies that management is under pressure, वही वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया था सेम लिखा है, to meet earning expectation, there may be related risk that management is inflating the sales by entering into the sales agreement that include terms that preclude revenue recognition, or by invoicing sales before delivery. यही एग्जाम्पल है। आई थिंक
आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, अगर आपने मेरे जो नोट्स है उसकी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना है तो। In these circumstances, the auditor may, for example, design external confirmation not only to confirm the outstanding balance, उसको सिर्फ बैलेंस नहीं करने हैं confirm, but also confirm the details of the sale agreement, including date, right of return, delivery terms, same चीज है. In addition, the auditor might find it effective to supplement such external confirmation with the inquiries of the non-financial personnel. Non-financial personnel मतलब कि ऐसे लोग जिनका कोई वास्ता ही नहीं है बुक्स में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करने का, इन एंटिटी रिगार्डिंग एनी चेंजेस इन सेल अग्रीमेंट एंड डिलीवरी टर्म्स. ये चीज आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, इसी का एग्जांपल मैंने आपको भर भर के दिया है. राइट. यहाँ तक कैट, कैट तक दिया है, बिल्ली वाला कैट नहीं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स वाला कैट. राइट. द टाइमिंग ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर में नीड टू बी मॉडिफाइड. अभी हमने नेचर का बात किया था, इस पूरे पैराग्राफ में किसकी बात की, नेचर की. किसकी बात की थी, नेचर की. अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे टाइमिंग की. द टाइमिंग ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, सब्सटेंटिव मतलब कि डिटेल चेकिंग. ये चीज हम ऐसे 300 में पढ़ेंगे. तो यहाँ बात करते हैं, द ऑडिटर may conclude that performing substantive testing at or near the period and better addresses an assessed risk of material misstatement due to fraud. The auditor may conclude, given the assessed risk of intentional misstatement or manipulation, audit procedure to extend audit conclusion from an interim date to the period and would not be effective. In contrast, because an intentional misstatement, for example, misstatement involving improper revenue recognition may have been initiated in an interim period, यानी ईयर एंड में नहीं हो सकता है ऐसा, फ्रॉड करने वाला तो इंटरिम पीरियड में भी कर सकता है. तो एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर हम जो एंड कट ऑफ प्रोसीजर्स लगाते हैं वो हम इंटरिम पीरियड में भी लगाए तो हम फ्रॉड को इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे, यानी कि हमें ईज मिल जाएगी. The auditor may elect to apply substantive procedure to transactions agreeing in or throughout the reporting period. ठीक है. The extent of audit procedures applied reflect the, अब किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ तक हमने नेचर की करी थी, फिर टाइमिंग की करी, अब हम किसकी बात करेंगे, एक्सटेंट की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे, एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर्स. Reflects the assessment of the risk of the material misstatement due to fraud. For example, increasing sample size, performing analytical procedures at a more detailed level may be appropriate. Also, CAT may enable more extensive testing of the electronic transaction accounting files. Such technique can be used to select sample transactions from key electronic files to show transaction with specific characteristics or to test an entire population instead of sample. तो यही चीज मैंने आपको बताई थी, मैंने थोड़ा एक्सेल वैक्सेल का बताया था कैसे करते हैं, और यही चीज हम किससे कर सकते हैं अब कैट के बेसिस पे, सॉफ्टवेयर के थ्रू. राइट. फिर उसके बाद है, if auditor identifies a risk of material misstatement due to fraud that affects inventory quantities, जैसे कि अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, अब बात कर रहे हैं इन्वेंट्री फ्रॉड का. ठीक है. If auditor identifies wrong due to fraud that affects inventory, examining the entity's inventory record may help to identify location or item that requires specific attention. यही था, या तो मेरी रिमोट लोकेशन होगी, रिस्की लोकेशन होगी, वो देखना पड़ेगा, इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स रिव्यू करेंगे और सरप्राइज चेक मारेंगे. Or after the physical inventory count, such a review may lead to a decision to observe inventory count at certain locations on an unannounced basis or to conduct inventory count at all locations on the same day. अलग अलग दिन पे जाके ना करें हम, सारी लोकेशंस पे एक ही बार में छापा मार दे, जैसे जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करते हैं. कंपनी की जितनी ब्रांचेस होती है एक ही दिन में एक साथ सारी ब्रांचेस पे क्या लगता है, छापा. राइट. जिसको हम रेड बोलते हैं, आपने फिल्म्स में भी देखा होगा रेड.
So the auditor may identify a wrong due to fraud affecting number of accounts and assertions. They may include asset valuation estimates relating to specific transactions such as acquisition and restructuring. तो ये वाला पैराग्राफ तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। इससे पहले आई थिंक आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत है जहाँ नहीं समझ आया हो तो प्लीज लेट मी नो। आई विल resolve your doubts one on one on my telegram group channel, or even if you type on comment section of this YouTube video, then also I'll be able to handle your query, right? So this was our topic. I think we are good to wind up the lecture. Good night and keep revising this job. Enjoy learning with C and Shrijan.